जिस अंग्रेजी को भारत के 1 करोड़ लोग नहीं जानते, उसी में पूरी राज्य व्यवस्था चलाई जा रही है। कितना बड़ा क्रूर है ये देश का तंत्र कि मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊं कोई मुकदमे की फरियाद को लेकर, तो अंग्रेजी में ही ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी पिटीशन, और अंग्रेजी में ही बहस करनी पड़ेगी, और फैसला भी अंग्रेजी में आएगा, जबकि मैं नहीं जानता उसे। मुझे न्याय मेरी मातृभाषा में क्यों नहीं मिलना चाहिए? और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कोई लंदन से आए हुए लोग नहीं है, इंग्लैंड से आए हुए लोग नहीं है, वो इसी देश की माटी में पैदा हुए हैं। उनको हिंदी क्यों नहीं आनी चाहिए? कन्नड़ क्यों नहीं आनी चाहिए? मराठी क्यों नहीं आनी चाहिए? और अगर वो कन्नड़, मराठी, हिंदी नहीं सीख सकते तो उनको पैकअप करके लंदन ही भिजवा देना चाहिए। इस देश में उनकी जरूरत क्या है? हम ऐसे न्यायाधीशों का खर्चा अपने टैक्स के ऊपर कैसे बोझा ले सकते जो हमारी मातृभाषा में फैसले नहीं दे सकते? अपने न्याय की फरियाद करने का अधिकार अगर मेरी मातृभाषा में मुझे नहीं है, तो और क्या अधिकार आप मुझे देंगे? मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूं, मेडिकल साइंस में पढ़ना चाहता हूं मेरी मातृभाषा में, उसकी सुविधा क्यों नहीं होनी चाहिए इस देश में? सारी दुनिया के इंजीनियर जापानीज में तैयार होते हैं, फ्रेंच में, जर्मन में तैयार होते हैं, तो भारत के इंजीनियर हिंदी में क्यों नहीं तैयार हो सकते? मराठी में क्यों नहीं तैयार हो सकते? इस भाषा की गुलामी को तो खत्म करना ही पड़ेगा। शायद वैसे ही करना पड़ेगा जैसे अंग्रेजों की गुलामी को हमने खत्म किया। शायद अंग्रेजों को जिस तरह से हमने मार के भगाया इस देश से, वैसे ही अंग्रेजियत को भी मार के ही भगाना पड़ेगा इस देश से। ये जाएगी नहीं आसानी से। हम ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं जिसमें इस देश के साधारण नागरिक को मातृभाषा में पढ़ने का अधिकार हो, कितनी भी ऊंची पढ़ाई, मातृभाषा में न्याय का अधिकार हो, कितना भी ऊंचा न्याय, मातृभाषा में उसको पत्र मिले प्रशासन के और शासन के, मातृभाषा में ही उसका सारा काम चले। वो अंग्रेजी क्यों सीखे? क्योंकि इंग्लैंड में कोई हिंदी नहीं सीखता, तो हम अंग्रेजी क्यों सीखें? इंग्लैंड का कोई माँ बाप इस बात के लिए परेशान नहीं है कि उसके बेटे या बेटी को हिंदी नहीं आती, तो हमारे माँ बापों को क्यों परेशान होना चाहिए कि हमारे बच्चे को अंग्रेजी नहीं आती? सिर्फ इसलिए कि सरकारी नौकरी अंग्रेजी में ही मिलती है। कानून बदल दो, सरकारी नौकरियों को मातृभाषा में देना शुरू करो, अंग्रेजियत का भूत सबके सिर से एक झटके में उतर जाए। ऐसा कानून हम चाहते हैं, ऐसी व्यवस्था चाहते हैं। अंग्रेजों के जमाने के बनाए गए जितने भी कानून हैं, वो शिक्षा के हों, न्याय के हों, चिकित्सा के हों, स्वास्थ्य के हों, सब खत्म करना है। और ऐसे कानून की संख्या 34,735 है, वो सब खत्म करना हम चाहते हैं। और वो खत्म होंगे तभी हमारे शहीदों की आत्मा को शांति मिलेगी, नहीं तो उनको शांति कैसे मिलेगी? क्योंकि जिन कानूनों के खिलाफ लड़ते लड़ते उन्होंने प्राण दिए हैं, अगर वही कानून आजादी के 60 साल बाद भी चल रहे हैं, तो शहीदों को कौन सी श्रद्धांजलि हम दें? एक अंग्रेजी कानून है, उसका नाम है इंडियन पुलिस एक्ट। इस एक अकेले कानून में हिंदुस्तान के लाखों क्रांतिकारी मारे गए, क्योंकि इस कानून में हर पुलिस अधिकारी को राइट टू ऑफेंस है। पिटने वाले किसी भी भारतीय को राइट टू डिफेंस नहीं है। पुलिस अधिकारी आपके ऊपर डंडे की बरसात कर सकता है, आप उसका डंडा नहीं पकड़ सकते। अगर डंडा पकड़ लिया तो केस आपके खिलाफ बनेगा कि आपने उस अधिकारी को ड्यूटी करने से रोका। ये कानून है इंडियन पुलिस एक्ट। और इसी कानून में लाखों क्रांतिकारी शहीद हुए हैं। लाला लाजपत राय अंग्रेजी पुलिस अधिकारी की लाठियां खा खाकर ही शहीद हुए हैं। उनकी आत्मा को क्या श्रद्धांजलि दें और क्या जवाब दें कि जिस अंग्रेजी कानून से आपकी हत्या की गई थी, आजादी के 62 साल के बाद भी वो चल रहा है इस देश में। क्यों चलना चाहिए? खत्म करना पड़ेगा इस कानून को। सारे कानून जो अंग्रेजों ने बनाए 34,735 वो खत्म करना है। इसके लिए भारत स्वाभिमान अभियान हम चला रहे हैं। भारत को खाली आर्थिक रूप से समृद्धशाली ही नहीं बनाना चाहते हैं, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से भी ताकतवर देश बनाना चाहते हैं।
और एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं जो हमारे शहीदों के सपनों को पूरा करता हो। इस देश में एक क्रांतिवीर हुए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने इस देश के लोगों को एक बात सिखाई। उन्होंने कहा कि स्वदेशी अगर नहीं अपनाओगे तो स्वराज्य नहीं आएगा, इसलिए स्वदेशी की आदत डालो, स्वराज्य अपने आप आएगा। और ये कहा उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी लूटमार करती थी इस देश में। अंग्रेजों की कंपनी को भगाना था तो अंग्रेजी कंपनी का माल खरीदना बंद करो, ये समझाया उन्होंने, और देश के लोगों ने समझा। उन्होंने सालों साल स्वदेशी आंदोलन चलाया इस देश में। 5-6 लोगों की मदद से तिलक ने आंदोलन शुरू किया था। 6 साल में 1 करोड़ 24 लाख कार्यकर्ता उनके आंदोलन में सदस्य हुए। और उस आंदोलन की ताकत इतनी बड़ी थी, 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल का बंटवारा कर दिया था हिंदू मुसलमान के आधार पर। ये स्वदेशी आंदोलन की ताकत पर बंगाल का बंटवारा रद्द कराया गया 1911 में, और अंग्रेजों की पराजय हुई थी उस आंदोलन के कारण। सारे भारतवासियों ने अंग्रेजी कपड़े पहनना बंद कर दिया, अंग्रेजी कपड़े खरीदना बंद कर दिया, अंग्रेजी चीनी खाना बंद कर दिया, अंग्रेजी ब्लेड इस्तेमाल करना बंद कर दिया। सारा देश स्वदेशी के रंग में रंग गया। फिर गांधी जी आ गए, उन्होंने इसको और तेजी से चलाया, और ये देश एक दिन अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गया। क्योंकि अंग्रेजों का माल बिकना जब बंद हो गया तो बिजनेस खत्म हो गया, तो प्रॉफिट मिलना बंद हो गया, तो वो झक थोड़ी मारते यहां रह के, वो चले गए। अब हमें फिर वही स्वदेशी आंदोलन चलाना है। क्यों? बात ऐसी है कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हमने चलाया था, अब 5000 विदेशी कंपनियां फिर आ गई हैं इस देश में, उनके खिलाफ चलाना। कैसे आ गई? मैंने बताया ना, भगत सिंह थे पहले, अब मनमोहन सिंह है। भगत सिंह कहते थे अंग्रेजों भारत छोड़ो, मनमोहन सिंह कहते हैं फिर से आ जाओ, दरवाजा खुला है। तो पेप्सी कोला को बुला लिया, कोका कोला को, थम्स अप को, लिम्का को, सिट्रा को, मिरिंडा को, हजारों कंपनियों को बुला लिया। गांव गांव कारखाने लगवा दिए, उनका माल बिकने लगा। अब हम वो माल खरीदने लगे तो उन कंपनियों को प्रॉफिट होने लगा। अब वो प्रॉफिट लूट कर फिर यहां से लेके जा रहे हैं, और सरकार उनकी मदद कर रही है इस काम में। सरकार को थोड़ा टैक्स मिल रहा है, देश का करोड़ों रुपए लूट रहा है। और लूट कैसे रहा है? पेप्सी कोका कोला 2 अमेरिकन कंपनियां हैं, मार्केट में बोतल बेचती है सॉफ्ट ड्रिंक की। एक बोतल 10-12 रुपए की वो बेचते हैं। उस बोतल को मात्र 70 पैसे में बनाते हैं वो, और 12 रुपए में बेचते हैं। अगर आप उनका प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे ना तो हजारों प्रतिशत में है। पानी बेचने का प्रॉफिट मार्जिन हजारों प्रतिशत। एक साल में वो 700 करोड़ बोतल बेच लेते हैं। कैसे? तेंदुलकर उनके लिए विज्ञापन करता है, आमिर खान उनके लिए विज्ञापन करता है, शाहरुख खान उनके लिए विज्ञापन करता है, सलमान खान उनके लिए, ये नाचने गाने वाले सब नचनिए गवनिए उनके लिए विज्ञापन करते हैं। और हमारे देश के मूर्ख लोगों ने नाचने गाने वालों को हीरो बना रखा है। इस देश के बच्चों को पूछो तुम्हारा हीरो कौन, कहते हो सन्नी देओल, आमिर खान, सलमान खान। किसी का हीरो अब भगत सिंह नहीं है, हीरोइन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई नहीं है, ऐश्वर्या रॉय है, करिश्मा कपूर है। ऐसा चक्कर फंस गया। अब ये नाचने गाने वालों को पैसे चाहिए, पैसे के लिए वो कुछ भी करते हैं। आपको तो मालूम है सलमान खान पैसे के लिए शर्ट उतार के डांस करता है। मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, एक बार सलमान खान को मैंने ईमेल किया था। मैंने कहा भाई तुम बार बार ये शर्ट क्यों उतारते हो? तुमको कुछ खाज हुई है, खुजली हुई है, कुछ स्किन की प्रॉब्लम हुई है, क्या चक्कर क्या है? ये बार बार शर्ट उतार के डांस क्यों करते हो? तो उसने कहा पैसे मिलते हैं। कितने? 70 लाख शर्ट उतारने के। तो मैंने कहा 1 करोड़ मिलेंगे फिर। एक करोड़ में पेंट भी उतारेगा, और 2 करोड़ मिल जाए फिर कुछ भी उतारेगा। ये तो नाचने गाने वाले लोग हैं, पैसे के लिए कुछ भी करते हैं। अब पैसे मिलते हैं तो वो विज्ञापन करते हैं, हम लोग वो विज्ञापन देखते हैं तो फिर पेप्सी कोक पीते हैं, फिर हम पैसा अमेरिका को भेजते हैं। एक बोतल अगर हमने पेप्सी पी लिया तो 8 रुपए भारत देश का अमेरिका को दे दिया। 2 बोतल पी लिया 16 रुपए दे दिया, 3 बोतल पी लिया 24 रुपए। साल में 700 करोड़ बोतल हम पी जाते हैं।
5600 करोड़, 5600 करोड़ हम अमेरिका को दे देते हैं। जिस देश के करोड़ों लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता है, उस देश के लोग पेप्सी कोक पीकर 5600 करोड़ रुपए अमेरिका को देते हैं और अपने को बहुत होशियार समझते हैं। उनको पूछो भाई क्या पी रहे हो, कहते हैं जी सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हैं। क्या मिलाया हुआ है इसमें मालूम नहीं, पी रहे हैं। लेकिन बहुत लोगों को मैं पूछता हूं कुछ मजा आता है, कहते नहीं मजा नहीं आता, नाक में जलन होती है, गले में जलन होती है, खट्टी डकारें आती है, आंख में से आंसू निकलते हैं, फिर पीते क्यों? वो कहते हैं इसलिए पीते हैं, आमिर खान कहता है। आमिर खान को पूछ लो वो पीता है क्या? वो नहीं पीता। आमिर खान को एक बार मैंने पूछा था ईमेल से, क्या तुम कोका कोला पीते हो? वो कहता मैं नहीं पीता क्योंकि ये पीने लायक नहीं है। मैं बोला क्यों? तो उसने कहा ये एसिडिक है। मैं पूछा किसने बताया? उसने कहा मेरे डॉक्टर ने बताया। मैं पूछा कितना एसिड है इसमें? तो उसने कहा ये नहीं मालूम, आप देख लो। तो उस दिन मेरे दिमाग में आया इसका एसिड चेक करो। तो पेप्सी कोला का एसिडिटी मैंने चेक किया, पीएच मीटर मैंने लाया और वो डिजिटल पीएच मीटर लाया ताकि वैल्यू एक्यूरेट आए। डिजिटल पीएच मीटर को जब पेप्सी में डाला तो पीएच वैल्यू आया 2.4, 2.4। आपको मालूम है कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ये पीएच वैल्यू है 2.4। जिस एसिड से आप लेट्रिन साफ करते हैं ना, संडास, उसका पीएच वैल्यू है 2.4 और वही पेप्सी का पीएच वैल्यू है 2.4। फिर मुझे समझ में आया कि 2.4 पीएच अगर एसिड का है जिससे हम टॉयलेट साफ कर सकते हैं, वही पेप्सी कोक का है, तो पेप्सी कोक से भी टॉयलेट साफ होना चाहिए। और करके देखा, झकाझक साफ होता। उस दिन से हम लोगों ने एक विज्ञापन शुरू किया, ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। और दुख की बात है कि पढ़े लिखे लोग इसको पी रहे हैं और अकेले नहीं पी रहे हैं, घर में आने वाले अतिथियों को भी पिला रहे हैं। एक तरफ कहते हैं अतिथि देवता होता है, देवताओं को ही संडास साफ करने का पानी पिलाते रहते हैं। क्यों पी रहे हैं इसको? क्या जरूरत है? ये पेप्सी कोक पी के देश को नुकसान, शरीर को नुकसान। शरीर को इतना नुकसान है, 2.4 पीएच का आप कुछ भी पिएंगे एसिडिटी बढ़ेगी, हाइपर एसिडिटी होगी, अल्सर होगा, पेप्टिक अल्सर होगा, कल को कैंसर होगा, मरेंगे आप। और पेप्सी कोक में जो केमिकल मिक्स करते हैं एज ए प्रिजर्वेटिव, उनके नाम सुनो आप। उसमें मिलाते हैं मेलाथियान, जो दुनिया का सबसे खतरनाक पेस्टिसाइड है। उसमें मिलाते हैं एंडोसल्फान, डाइक्रोमेट, मोनोक्रोटोफॉस, क्लोरोपाइरीफॉस। और अभी भारतीय वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि अमेरिका और यूरोप के पेप्सी की तुलना में भारत के पेप्सी में 450 गुना ज्यादा जहर है। ये हमारे वैज्ञानिक कह रहे हैं। और वैज्ञानिक सरकार को चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि ये पेप्सी कोक को बंद करो, ये जहर है। सरकार कहती है नहीं करेंगे क्योंकि अमेरिका के साथ एग्रीमेंट है हमारा, जहर बेचने का एग्रीमेंट। ये समस्या है। अब इसमें लुट रहा है देश, आर्थिक रूप से बर्बाद हो रहे हैं हमारे शरीर। आपको मैं बताऊं, आप हैरान हो जाएंगे, पेप्सी की बोतल में अगर दांत डाल दो ना तो वो डिसॉल्व हो जाता है। ये दांत कभी डिसॉल्व नहीं होता। कोई आदमी मर जाए, मरने के बाद आप उसका अंतिम संस्कार करो, दांत कभी भी मरता नहीं। आदमी मर जाएगा, जल जाएगा, राख में बदल जाएगा, दांत सबके निकल आते हैं। खड्डा खोद के जमीन में गाड़ दो, 10 साल के बाद दांत निकल आते हैं। वो दांत को पेप्सी कोक की बोतल में डाल दो, 20-25 दिन से 1 महीने में पूरा डिसॉल्व हो जाता है। इतना खतरनाक है। हम पी रहे हैं, पैसे अमेरिका को जा रहे हैं। तो आप बोलेंगे क्या करें? तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, वही निवेदन जो लोकमान्य तिलक ने 1905 में किया था, आजादी लानी है तो स्वदेशी अपनाओ। अब मैं इतना कहना चाहता हूं कि आजादी बचानी है तो स्वदेशी अपनाओ। पेप्सी, कोक, थम्स अप, लिम्का, सिट्रा सब बहिष्कार करो।
पैसे बचेंगे देश के, आपके भी बचेंगे। फिर पीने के लिए अपने पास नींबू की शिकंजी, नारियल का पानी, संतरे का रस, मौसम्मी का रस, गाय का दूध, दही की लस्सी, कुछ भी पियो। और मैंने एक दिन हिसाब निकाला, सारे हिंदुस्तानी पेप्सी कोक बंद करें, उतने ही रुपए का गन्ने का रस पिए। 7,000 करोड़ रुपए किसानों की आमदनी बढ़ती है। किसान करोड़पति होते हैं जो गन्ना पैदा करते हैं। हमारी आदत बदलनी है हमको, तो देश का भला हम कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ और आदतें बदलो। फालतू जो विदेशी सामान हम खरीदते हैं सवेरे से शाम तक, टूथपेस्ट घिसते हैं, कॉलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, सिबाका, फॉरेंस। किसी भी पढ़े लिखे आदमी को मैं पूछता हूं कॉलगेट ही क्यों करते हो? कहते हैं जी बहुत अच्छा है। क्या अच्छा है? कहते हैं इसमें झाग बहुत बनता है। तो झाग तो शेविंग क्रीम में भी बनता है, झाग तो डिटर्जेंट पाउडर में भी बनता है, शैम्पू में बनता है। शैम्पू ही रगड़ लिया करो दांतों में, जो झाग ही चाहिए आपको। अब पढ़े लिखे लोगों को नहीं मालूम कि ये झाग बनाना क्वालिटी है या नहीं है। झाग बनाने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल होता है, सोडियम लॉरेल सल्फेट, वो कैंसरस है। दुनिया के हर देश में उसको बैन किया गया है। तो आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं फिर ये? अमेरिका में कभी आपको जाने का मौका मिले, आप जाइए और एक अमेरिकन कॉलगेट खरीदिए किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर से। तो अमेरिकन कॉलगेट पर आप देखेंगे स्टैट्यूटरी वार्निंग प्रिंट होती है अंग्रेजी में। वो लिखते हैं कॉलगेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, और उस वार्निंग में नीचे लिखते हैं प्लीज कीप आउट दिस कॉलगेट फ्रॉम द रीच ऑफ द चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर्स। 6 साल से कम बच्चे को नहीं देना, क्योंकि उसे बच्चे चाट लेते। फिर दूसरी वार्निंग लिखते हैं इन केस ऑफ एक्सीडेंटल इंजेक्शन प्लीज कॉन्टेक्ट इमीडिएटली पॉइजन कंट्रोल सेंटर। माने गलती से किसी ने पेस्ट किया तो हॉस्पिटल लेके जाना। फिर तीसरी वार्निंग होती है इफ यू आर ए एडल्ट देन टेक द पेस्ट ऑन योर ब्रश ओनली इन पी साइज। अगर आप बड़े आदमी हैं तो ब्रश पर बिल्कुल थोड़ी मात्रा में पेस्ट लेना। क्यों? कैंसरस है। भारत में क्या होता है, टीवी में विज्ञापन दिखाते हैं ब्रश भर भर के पेस्ट लेना, जल्दी मरना। और अमेरिकन कॉलगेट और इंडियन कॉलगेट में जमीन आसमान का अंतर है। अमेरिकन कॉलगेट में पता है जहां से कॉलगेट निकलता है उसका माउथ जो है ना बिल्कुल छोटा है, और यहां इतना बड़ा कर रखा है जरा सा दबाव पूरा भर जाता है, क्योंकि उनको जल्दी बेचना है और आपको जल्दी मरना है। छोड़िए इस कॉलगेट क्लोजअप को। फिर आप बोलेंगे दांत कैसे साफ करें? नीम का दातुन जिंदाबाद, टैक्स फ्री, कॉस्ट फ्री, साइड इफेक्ट नहीं है, एक्सपायरी डेट नहीं। गांव गांव मिलता है, गली गली मिलता है। बबूल का दातुन, नीम का दातुन, करंज का दातुन, पाखड़ का दातुन, सब तरह के दातुन हैं। पेस्ट की जरूरत क्या? और दातुन से दांत जितने साफ होते हैं किसी से नहीं होते, और दांत जितने मजबूत होते हैं दातुन से वो किसी से नहीं होते। तो दातुन करिए, नहीं तो दंत मंजन करिए। आपके पैसे बचाइए, देश के पैसे बचाइए। ऐसे ही मेरा निवेदन है कि ये फालतू विदेशी शेविंग क्रीम क्यों लगाते हैं, पामोलिव, ओल्ड स्पाइस, रेसमिक। आप कहते हैं जी दाढ़ी बनानी है, दाढ़ी बनाने के तो 20 तरीके हैं, उनका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? हम शेविंग क्रीम लगा के दाढ़ी बनाते हैं ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये आपकी स्किन लगातार हार्ड होती जाती है, रफ होती जाती है, और रफनेस एक समय इतनी बढ़ जाती है कि 2 बार 3 बार शेव करो तो भी क्लीनिंग नहीं आती, क्योंकि वो शेविंग क्रीम ऐसी है, उसमें केमिकल ऐसे हैं। क्यों लगा रहे हैं? बंद कर दो। फिर आप बोलोगे दाढ़ी कैसे बनाए? दूध से बनाओ। थोड़ा दूध ले लो, चेहरे पे मालिश करो, एकदम चिकनाहट आ जाएगी। फिर रेजर चलाओ, बहुत क्लीन शेप बनती है। दही ले लो, दही को लगाओ, फिर रेजर चलाओ, और भी अच्छी शेप बनती है। तेल ले लो, तेल, 1 बूंद तेल पानी में मिला के चेहरे पे लगाओ, फिर रेजर चलाओ, डीप कट होता है, बहुत क्लीन शेप होती है। दूध से दाढ़ी बनाए ना, बहुत मजा आएगा। क्यों? दूध जो है ना क्लिंजिंग एजेंट है। आपको मालूम है सारे ब्यूटी पार्लर्स में मिल्क क्लिंजिंग ही किया जाता है। आप रोज दूध से दाढ़ी बनाएंगे, सारी गंदगी निकल जाएगी, चेहरा चमकेगा, स्मार्ट हो जाओगे आप सब फोकट में। कल से ही शुरू करो। मैं तो बहुत समय से करता हूं, दूध से दाढ़ी बनाता हूं, आप भी करो। पैसे आपके बचेंगे, अल्टीमेटली देश के बचेंगे।
देखिए, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में आमदनी बढ़ानी है तो खर्चे को घटाना सबसे आसान तरीका है। आप जितना खर्चा घटाएंगे आमदनी उतनी ही बढ़ जाएगी देश की। तो अपनी जिंदगी के छोटे छोटे खर्चे घटाओ, देश का बड़ा खर्चा अपने आप घट जाएगा। शेविंग क्रीम फालतू खर्च मत करो, दूध से दाढ़ी बना लो, दही से बना लो। और आपको तो मालूम है, हम दूध से शंकर भगवान को स्नान कराते हैं, तो दूध से दाढ़ी क्यों नहीं बना सकते? जब ईश्वर स्नान करते हैं तो हम तो दाढ़ी बना ही सकते हैं ना। और मेरी तो एक और विनती है, फालतू खर्चे मत करो साबुन लगाने में। बाथ सोप, टॉयलेट सोप जो आप लाते हो ना, फालतू है, क्योंकि जितने साबुन आप लगाते हो त्वचा पे सब रफनेस लाते, त्वचा को रूखा ही बनाते हैं। आप साबुन लगा के नहाओ, 10 मिनट के बाद नाखून से ऐसे लाइन खींचो, सफेद रंग की लाइन खींचेगी। क्या हुआ? स्किन का जो नेचुरल ऑयल है वो साबुन सब सुखा देता है। अब त्वचा का तेल सूख गया तो त्वचा रूखी हो गई। अब आपको कोल्ड क्रीम लगानी पड़ेगी, तो पहले साबुन लगाओ, त्वचा को रूखा बनाओ, फिर कोल्ड क्रीम लगाओ, फिर उसको गीला करो। क्या मूर्खता में फंसे हुआ? साबुन ही मत लगाओ ना। तो कैसे नहाए? चने के आटे से नहाओ, बेसन से, मुल्तानी मिट्टी से नहाओ। बेसन ले लो, दूध में मिला के पेस्ट बना के रगड़ के लगा लो। मुल्तानी मिट्टी रात में भिगो दो, सवेरे लगा के नहा लो। और या दूध से नहा लो। हमारे देश में बुजुर्गों के पांव छुओ तो आशीर्वाद देते हैं, दूधो नहाओ पूतों फलो। तो कुछ तो मानो उनकी बात। कभी किसी बुजुर्ग ने ऐसा बोला, लक्स लगाओ पूतों फलो, लाइफ बॉय लगाओ पुत्रियां फलो। सब बुजुर्ग कहते हैं दूधो नहाओ पूतों फलो, तो दूध से नहाओ। और हम महाशिवरात्रि को शंकर भगवान को दूध से नहलाते हैं, तो हम क्यों नहीं नहा सकते? और मैंने एक दिन हिसाब निकाला, सारे हिंदुस्तानी जो दूध से नहाने लगे तो 2 फायदे होंगे। पहला फायदा, स्किन की रफनेस सबकी खत्म, तो किसी को भी सोराइसिस नहीं होगा। क्योंकि सोराइसिस होने की पहली कंडीशन है कि आपकी त्वचा में रफनेस होनी चाहिए, तब सोराइसिस होता है। फिर इचियोसिस नहीं होगा। सोराइसिस इचियोसिस ना हो तो लाखों करोड़ों का जो खर्चा कर रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, वो नहीं करना पड़ेगा। और दूध से नहाना शुरू करें तो गंदगी निकलेगी, क्योंकि दूध सबसे अच्छी क्लींजिंग करता है। गंदगी निकलेगी, त्वचा साफ रहेगी, त्वचा के रोग नहीं होंगे। और दूध से नहाएंगे तो बिक्री दूध की बढ़ेगी, तो मुनाफा किसानों को मिलेगा। कितने फायदे हैं, आप करो कल से ये। दूधो नहाओ पूतों फलो। फालतू खर्चे कम करो, मेरे कहने का एक ही मतलब है। फालतू में कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं हम, वो बंद कर दो। फेयर एंड लवली यूज करते हैं बहुत सारे हिंदुस्तानी, और एक ही तर्क है कि इससे गोरापन आता है। फेयर एंड लवली को मैंने एक भैंस को लगा के देखा 4 साल, वो अभी भी काली की काली है। कोई क्रीम नहीं है जो काले को गोरा बना दे। काला काला है, गोरा गोरा है, क्रीम से कोई नहीं होता। अगर जो क्रीम लगा के काला गोरा होने लगता तो अफ्रीका में तो कोई काला नहीं रहना चाहिए। ये मूर्ख बनाने वाले विज्ञापनों को देखकर आप सामान खरीदना बंद कर दो। तो होगा क्या इससे? मैंने एक दिन हिसाब जोड़ा कि टेलीविजन के एडवर्टाइजमेंट जो हम देखकर खरीदना बंद करें सामान, तो देश का 2,32,000 करोड़ रुपए हम बचा सकते हैं। और जितनी आपने बचत की उतनी ही आमदनी बढ़ा सकते हैं। तो आपके व्यक्तिगत जीवन में आप स्वदेशी व्रत का पालन करो, स्वदेशी धर्म का पालन करो, तो वही रास्ते पर हम चल पड़ेंगे जिस पर कभी गांधी जी चले थे, तिलक चले थे। हम भी वही रास्ते पे चल पड़े। अंतर इतना ही है कि उन्होंने आजादी लाने के लिए ये रास्ता अपनाया था, हम आजादी बचाने के लिए ये रास्ता अपनाना चाहते हैं। आजादी को खतरा पता है किस बात से है? एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और आजादी चली गई थी। अब 5,000 विदेशी कंपनियां आ चुकी हैं, आजादी फिर जा सकती है। इसलिए हमें ये करना है। अब आप ये पूछोगे पता कैसे चलेगा कौन सा सामान विदेशी कौन सा स्वदेशी? तो हम लोगों ने भारत स्वाभिमान की तरफ से एक पुस्तक बनाई है, उसका नाम है जीवन दर्शन। वो पुस्तक आप ले लो, हर जगह मिलती है। पतंजलि योग पीठ, पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान के सब जगह मिलती है। आप उस पुस्तक के पीछे के पन्नों को देखोगे तो उसमें लिस्ट है कौन सी वस्तु विदेशी कौन सी स्वदेशी। वो लिस्ट को आप जेरोक्स करा के घर में लगा के रखो।
और जब भी बाजार जाओ तो देखकर जाओ कि एक भी विदेशी माल हमारे घर में ना आए। जितना संभव है हम स्वदेशी का पालन करें। जिंदगी में एक सिद्धांत आप बना लो, बी इंडियन बाय इंडियन। भारतीय बनो, भारतीय वस्तुओं का ही उपयोग करो। तो ये सिद्धांत आपको भी मदद करेगा, देश को भी मदद करेगा। तो ऐसे कुछ काम हमें करने हैं भारत स्वाभिमान की मदद से। स्वदेशी आंदोलन चलाना है, शिक्षा व्यवस्था को बदलना है, राजनीतिक व्यवस्था को बदलना है, करप्शन को ठीक करना है, हमारे कानूनों को बदलवा के नए कानून बनाने हैं। ऐसे 9 काम करने के लिए ये भारत स्वाभिमान हमने बनाया। आप इसमें हमारी मदद करें। मदद कैसे हो सकती है? हम भारत स्वाभिमान में इस समय मेंबरशिप कैंपेन कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सदस्य बना रहे हैं। हमारा टारगेट है 5 करोड़ लोगों की सदस्यता। राजनीतिक दलों से ज्यादा हमारे पास मेंबर होने चाहिए ताकि हम उनको कंट्रोल कर सकें और उनको डिक्टेशन दे सकें। उसमें आपकी मदद चाहिए। आप जितनी जल्दी इस मेंबरशिप कैंपेन में मदद करेंगे, हमारा काम उतना ही जल्दी होने वाला है। मैं अकेला ये काम नहीं कर सकता, परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी भी नहीं कर सकते, लेकिन आप सब लोग मिल जाएंगे तो जरूर ये काम हो सकता है। संघीय शक्ति कलयुगे, कलयुग में संगठन की शक्ति है। तो आप हमारे इस संगठन की शक्ति बने, ये बात अपील के रूप में मैं आपसे कहने आया। आप इस संगठन के लिए फॉर्म ले लें, स्थानीय समिति के पास इसके फॉर्म मौजूद हैं, वो भर के आप जमा कर दें। 51 रुपए की मेंबरशिप फीस है, कोई ज्यादा बड़ी रकम नहीं है। आप साधारण मेंबर हो सकते हैं। विशेष सदस्य बनना है तो 1100 रुपए की फीस है, वो आप देंगे तो ट्रस्ट में जाएगी और ट्रस्ट के ही काम में आएगी। और आप जब मेंबर हो जाएंगे तो आपको ट्रेनिंग देने के लिए हरिद्वार बुलाया जाएगा, स्वामी जी खुद आपको ट्रेनिंग देंगे। और अगर वहां ट्रेनिंग नहीं होगी तो यहां आपको ट्रेनिंग मिलेगी। ट्रेनिंग देके आपको तैयार करना है, फिर आप गांव-गांव जाएंगे, ये सब बातें लोगों को सिखाएंगे। बहुत जल्दी चेन रिएक्शन इस देश में शुरू हो जाएगा और बहुत जल्दी ये ताकत खड़ी हो जाएगी और बहुत जल्दी हम वो सपना पूरा कर पाएंगे जिसके लिए हमने ये अभियान शुरू किया है। आपकी मदद चाहिए, आपकी ताकत चाहिए। तो यही कहने के लिए मैं आया। अगर आप हमारे इस संगठन में जुड़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आप नहीं भी जुड़ेंगे तो भी हमको खराब नहीं लगेगा, दूसरे जुड़ेंगे। हम बहुत स्पष्ट हैं। हमारा मानना है कि आप अगर हमारे साथ आते हैं तो ये काम जल्दी होगा। नहीं आते हैं, काम तो होगा, थोड़ी देर में होगा, बस इतना ही है। आप जुड़ जाएंगे तो अपने बच्चों को गर्व से कहेंगे कि आजादी की लड़ाई तो हमने नहीं लड़ी, लेकिन आजादी बचाने की लड़ाई जब चली थी तो हम भी उसमें शामिल थे। तो बच्चे आपका सम्मान करेंगे। नहीं जुड़ेंगे तो आपके बच्चे आपको गालियां देंगे कि तुम क्या कर रहे थे जब आजादी की लड़ाई चल रही थी। तो अपने बच्चों के सामने आपको शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, अपने पड़ोसियों के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े, इसके लिए आप इसमें जुड़िए। लोग तो बहुत हैं जो जुड़ेंगे, आप निमित्त बन जाएंगे, काम तो होने ही वाला है। क्योंकि ईश्वर की योजना है, ये काम होना है। ईश्वर अगर आपको निमित्त बनाता है तो आपके लिए धन्यवाद है, नहीं तो किसी और को निमित्त बनाएगा। नदी का प्रवाह रुकता नहीं है, वो सनातन चलता रहता है। आपकी ताकत कितनी है अंजलि भरने की, ये आप पर निर्भर है। तो मैं तो आया आपको स्टैंडिंग ऑफर देने के लिए। आप आइए, हमारे इस अभियान में जुड़ जाइए। हम कुछ कर रहे हैं, आप भी लग जाइए, आपको भी संतोष होगा, हमें खुशी होगी। तो ये अभियान आपका है। हम सब इस अभियान को कामयाब बनाएं, सफल बनाएं, सार्थक बनाएं, ऐसी भावना के साथ आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। जो कुछ मैंने कहा वो आप दूसरों को भी कहें तो और अच्छा हो, मल्टीप्लाई होना चाहिए। और आप ये कहने के लिए, दूसरों को कन्विंस करने के लिए चाहें तो मेरे व्याख्यान के सीडीज ले जाएं। पीछे हमारे कुछ सहयोगी हैं, उनके पास मेरे कुछ MP3 फॉर्मेट के सीडीज हैं। एक सीडी में 20 घंटे का भाषण है, ऐसे 5 सीडी हैं, अलग अलग विषय पर व्याख्यान है। आप ले जाइए। किसी भी सीडी पर मेरा कॉपीराइट नहीं है, सबको कॉपी करने का कंप्लीट राइट है। क्योंकि मैं मानता हूं
ज्ञान पर मेरा अधिकार नहीं है, सभी का अधिकार है। मैंने कहीं से ज्ञान लिया, आपको दिया, आप मुझसे लेके किसी और को दे दो, यही भारत की परंपरा है। हम ज्ञान को पेटेंट नहीं कराते, हम सबके लिए खोल के रखते। मैंने ये ज्ञान पाने में सालों साल लगाए हैं अध्ययन और अभ्यास में। आप उसको 2-3 घंटे में समझ के दूसरों को समझाएं तो आप मुझसे भी ज्यादा काम कर पाएं, क्योंकि आपका अध्ययन और अभ्यास का उतना समय बच जाएगा। तो आप वो सीडी ले जा सकते हैं। कि आपके पास है सीडी? पीछे है, आप ले जाइए, कॉपी करिए, दूसरों को दीजिए, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और जिसको कॉपी करें उसको कहिए तुम कॉपी करके किसी और को दो, ऐसे उसको फैला।